लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक में आधुनिक भारतीय इतिहास का टॉपिक चल रहा था, जिनमें अब तक हमारे 12 चैप्टर हो चुके हैं। पिछली क्लास में हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम 4 चैप्टर करने वाले हैं, 13, 14, 15 और 16। 4 चैप्टर, चारों ही छोटे-छोटे चैप्टर हैं, एक-एक, 2-2 पेज के चैप्टर हैं, जिसमें 13वां चैप्टर जो है, ये सबसे पहला जो 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, ये है 1857 के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष। 1857 के बाद से लेकर और आज़ादी तक जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो भारतीय संघर्ष हुए थे, विभिन्न आंदोलन हुए थे, उन सभी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो 14 चैप्टर है, उसके अंदर भारत में वामपंथी जो आंदोलन हुए थे, उन वामपंथी आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। 15वां चैप्टर भी एक छोटा-सा चैप्टर है, कारखाना अधिनियम, जो 1881 में जो पहला कारखाना अधिनियम आया था, उसे लेकर जो 1948 तक के जो कारखाना अधिनियम थे, जिसमें 1891 में आया था, 1922 में, 1911 में, 1934 में, तो सभी कारखाना अधिनियम आए थे। उन कारखाना अधिनियम के बारे में और उसके पश्चात 16 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें सहकारिता, कृषि, श्रम, वित्त एवं अर्थव्यवस्था संबंधित जो विभिन्न आयोग और समितियां बनी थी, उन समितियों का गठन कब किया गया, किनके द्वारा किया गया, इन सभी से संबंधित जो 16 चैप्टर रहेगा। तो इन 4 चैप्टर को हम आज की क्लास में करेंगे। करते हैं इनमें सबसे पहले नंबर पर 13वां चैप्टर शुरू, 1857 के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष। सबसे पहले नंबर पर है खेरवाड़ा विद्रोह। खेरवाड़ा विद्रोह 1874 ईस्वी में हुआ। खेरवाड़ा विद्रोह को सपाहर आंदोलन भी कहा जाता है। सपाहर आंदोलन यह विद्रोह 1874 में झारखंड में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। भागीरथ के बाद दुबिया गोसाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेकदा आंदोलन 1867 से 1870 ईस्वी। यह विद्रोह अंग्रेजों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध जोग्या भगत तथा रूप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कोर्रा मल्ल्या विद्रोह 1900 ईस्वी। विशाखापट्टनम क्षेत्र में खोंड डोडोरा जनजाति ने 1900 में कोर्रा मल्ल्या के नेतृत्व में विद्रोह किया। कोर्रा मल्ल्या ने आदिवासियों को आश्वासन दिया कि वह बांस को बंदूकों में तथा पुलिस की बंदूकों को पानी में परिवर्तन कर देगा। रामोसी विद्रोह जो 1822 से 1826 के मध्य हुआ था। यह विद्रोह चित्तूर सिंह तथा उमाजी के नेतृत्व में हुआ। सावंतवादी विद्रोह 1844 ईस्वी में। यह विद्रोह 1844 में मराठा सरदार फोंड सावंत के नेतृत्व में हुआ था। सतारा विद्रोह 1840 से 41। यह विद्रोह 1840-41 में धारेराव पवार और नरसिंह छतात्रेय पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था। नील विद्रोह 1860 ईस्वी। बंगाल में नील उगाने वाले किसानों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर 1859 ईस्वी में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास तथा रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। इस पर 1860 ईस्वी में वी.एस. सेटनकार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया, जिसमें एकमात्र भारतीय सदस्य चंद्रमोहन चटर्जी थे। इस आयोग ने सुझाव दिया कि किसानों को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जा सकता। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन किया है। यह बंगाली नाटक 1858 से 1859 में लिखा गया। इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों के कष्ट, उत्पीड़न और संघर्ष का वर्णन दिया गया है। 1860 में प्रकाशित नाटक नील दर्पण एक सशक्त नाट्य कृति ही नहीं, अपितु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। इसी प्रकार हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया है। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था।
पाबना किसान विद्रोह जो 1873 से 1876 के मध्य। पाबना के किसान ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे, किंतु किसान अपने सुधार के लिए इंग्लैंड की रानी के किसान बनना चाहते थे। पाबना के यूसुफगाही परगने में 1873 में एग्रेरियन लीग की स्थापना की गई। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पाबना विद्रोह का समर्थन किया। पाबना विद्रोह के प्रमुख नेता शंभूपाल, ईशान चंद्र राय तथा खोदी मल्लाह थे। इस आंदोलन के नेताओं ने कहा कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रेत होना चाहते हैं। पाबना किसान आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः अहिंसक तथा कानूनी दायरे में हुआ था। पाबना विद्रोह की जांच के लिए सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। दक्कन किसान विद्रोह 1875 ईस्वी। विद्रोह मारवाड़ी तथा गुजराती सूदखोरों के विरुद्ध था, जो मराठा किसानों को ऋण देकर उनकी जमीन छीन लेते थे। इस पर सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया तथा कृषकों की अवस्था सुधारने के लिए 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम द्वारा यह नियम पारित किया गया कि ऋण अदा नहीं करने पर किसानों की जमीन नहीं हड़पी जा सकती। चंपारण किसान आंदोलन 1917। बिहार में तीन कट्ठा पद्धति प्रचलित थी। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी समस्त भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने गांधी जी को इस समस्या से अवगत करवाया। गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नील उत्पादकों के अत्याचारों के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह किया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में 10 जून 1917 को एक जांच समिति नियुक्त की गई, जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। इसने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया, तहत जिसके तहत तीन कट्ठा पद्धति को समाप्त किया गया तथा किसानों को अवैध रूप से वसूल किए गए धन का 25% वापस कर दिया। एफसी सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति नियुक्त हुई। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ बी सलाई के साथ सदस्यों के रूप में एल सी एडमी, अम्बाबा राज, हरि हर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड, जी रेनी और महात्मा गांधी को शामिल किया गया। दक्षिणी बिहार के बंदोबस्त अधिकारी ई एल टेनर इस समिति के सचिव चुने गए। समिति को अपने कार्य निष्पादन के लिए 3 माह का समय दिया गया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का एन जी रंगा ने विरोध किया था। चंपारण किसान आंदोलन। एन जी रंगा ने चंपारण संघर्ष में गांधी जी के नेतृत्व का विरोध करते हुए कहा कि जिस रमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ चलाए गए आंदोलन में जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण की बात नहीं की गई, वैसे ही चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व वाला आंदोलन भी चंपारण के किसानों की गरीबी और तकलीफ के मूल कारणों के विरुद्ध संघर्ष का रूप नहीं ले सका। ये मूल कारण थे अत्यधिक लगान और ऋण भार। फ्रैंक सलाई। चंपारण किसान आंदोलन के दौरान सर फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में जांच रिपोर्ट में किसानों की सभी शिकायतों को उचित मानते हुए 3 कट्ठा पर था, जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, को समाप्त करने की सिफारिश दी गई। नवंबर 1918 में सरकार द्वारा चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट पारित कर किसानों को रियायतें दी गई। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी। मोपला दक्षिणी मालाबार के निर्धन कृषक थे। तिया तथा चेरुमा नामक जातियों से उन्होंने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म का ग्रहण किया था। मोपला विद्रोह शुरू होने का तात्कालिक कारण मोपला नेता अली मुसालियर को मस्जिद में घुसकर बंदी बनाने का प्रयास था। प्रारंभ में मोपला विद्रोह कृषक विद्रोह था, लेकिन बाद में इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। 1917-18 में अकाल पड़ने के बावजूद खेड़ा गुजरात में किसानों से लगान वसूली की जा रही थी। सरदार
वल्लभ भाई पटेल तथा इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का सुझाव दिया। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली तथा सरकार ने विवश होकर एक आदेश निकाला कि लगान वसूली केवल उसी से की जाएगी जो लगान देने में सक्षम हो। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन 1928 ईस्वी, जिस समय पूरे देश में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे, गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन आरंभ किया। मुंबई प्रांत की सरकार ने 30 जून 1927 को बारदोली तालुक का लगान 20 से 25% बढ़ा दिया। यद्यपि मुंबई की विधायिका परिषद ने बढ़े हुए लगान की वसूली को रोकने का प्रस्ताव पारित कर दिया, तथापि प्रांतीय सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही। इससे किसानों में भारी असंतोष फैल गया। किसानों ने एक विराट सभा आयोजित की तथा सरकार के राजस्व अधिकारी के पास शिष्टमंडल भेजकर लगान वृद्धि को अनुचित बताते हुए उसे कम करने का अनुरोध किया, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। 6 दिसंबर 1927 को किसानों ने पुनः सभा बुलाई गई और बढ़ा हुआ लगान नहीं देने का संकल्प सर्वसम्मति से दोहराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। सरकार ने बारदोली आंदोलन को कुचलने के लिए किसानों पर अत्याचार किए, किंतु किसान डटे रहे। देश के विभिन्न भागों में मांग उठने लगी, बारदोली के किसानों का लगान कम किया जाए। साथ ही अन्य प्रांतों की किसान सभाओं ने भी बारदोली के समर्थन में आंदोलन चलाने की धमकी दी। 12 जून 1928 को गांधी जी की अपील पर पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। बम्बई के गवर्नर लेस्ली विल्सन ने न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड तथा राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा बढ़ाए गए भू राजस्व के बारे में जांच करवाई। इस जांच आयोग ने लगान की बढ़ोतरी को घटाकर 6.03% कर दिया। बारदोली आंदोलन की सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली आंदोलन की सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने बारदोली आंदोलन के बारे में कहा कि बारदोली आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लिए नहीं था, लेकिन ऐसा प्रत्येक आंदोलन हमें स्वराज के करीब पहुंचा सकता है। एका आंदोलन 1921-22 में अवध क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व मदारी पासी एवं सहरेब ने किया था। इस आंदोलन के द्वारा किसान लगान का नगद में परिवर्तन चाहते थे। स्वतंत्र किसान संगठनों का निर्माण। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र किसान संगठनों के निर्माण का प्रयास शुरू हुआ। सर्वप्रथम 1918 में उत्तर प्रदेश के किसान सभा की स्थापना गौरीशंकर मिश्रा तथा इंद्र नारायण द्विवेदी ने मदन मोहन मालवीय के समर्थन से की थी। 1920 में बाबा रामचंद्र भी इस सभा से जुड़े। अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की। 1929 में बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1929 में बंगाल टेनेसी एक्ट को लेकर अकरम खां, फजलुल हक तथा अब्दुल रहीम ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। असम में सुरमा घाटी में जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध करुणा सिंधु राय ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1935 में मालती चौधरी ने उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस के लखनऊ की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा इसके सचिव आंध्र प्रदेश के एनजी रंगा को मनाया गया। तेभागा आंदोलन जोतदार के विरुद्ध बटाईदारों या बर्गदारों का आंदोलन था। इसमें बंगाल के बटाईदार किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन किया। आंदोलन की शुरुआत नोआखली से सटे हुए हसनाबाद क्षेत्र से हुई। आंदोलनकारियों ने घोषणा की कि वे जोतदारों तथा जमींदारों को अपनी फसलों में से 1/3 हिस्सा बटाई के रूप में देंगे तथा शेष भाग अपने पास रखेंगे। बंगाल के भू राजस्व आयोग फ्लाउड कमीशन ने पहले ही उपज का तीसरा भाग लगान के रूप में लेने की सिफारिश की थी। फसल बंटवारे के इसी अनुपात के कारण यह आंदोलन तेभागा या तिभागा आंदोलन कहलाता है। यह आंदोलन बड़ी तेजी से दूर दूर के गांवों में फैल गया। इस आंदोलन में बंगाल के साम्यवादी नेता
मोवी सिंह, मुजफ्फर अहमद और सुनील सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसान सभा के नेतृत्व में चलने वाला ये आंदोलन बंगाल का सबसे व्यापक आंदोलन था, जिसमें लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया। उन्होंने जोतदारों, जमींदारों, उनके लठेतों और पुलिस का डटकर सामना किया। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन नवंबर 1946 से फरवरी 1947 तक पूरे वेग से चला और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कुछ समय तक जारी रहा। इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने कई स्थानों पर गोलियां चलाई, जिसमें 73 लोग मारे गए, किंतु किसानों की मांगी नहीं मानी गई। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कंपाराम और भवन सिंह ने किया। तेलंगाना किसान आंदोलन। हैदराबाद निजाम के राज्य में तेलंगाना क्षेत्र में रहने वाले देशमुखों ने पटेल एवं पटवारियों की सहायता से बड़ी संख्या में किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया। देशमुखों को निजाम का संरक्षण प्राप्त होने से किसान उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते। इस कारण किसानों में देशमुखों के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तेलंगाना क्षेत्र में तेलुगु भाषी किसानों से कम कीमत पर गल्ला वसूल किया जाने लगा। इसके विरोध में तेलुगु भाषी किसानों ने आंदोलन आरंभ किया। 1946 ईस्वी तक आंदोलन नालगोंडा क्षेत्र के कई गांवों में फैल चुका था। तेलंगाना किसान आंदोलन का नेतृत्व सीपीआई के पी सुंदरैया ने किया। तेलंगाना किसानों के आंदोलन का तात्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरैया नामक व्यक्ति की हत्या करना था। कमरैया साम्यवादी था और स्थानीय किसान सभा का सक्रिय पदाधिकारी था। किसानों ने उसके शव के साथ विराट जुलूस निकाला। पुलिस और रजाकारों, जो मुसलमानों का एक विशेष संगठन था, ने मिलकर इस जुलूस पर हमला कर दिया। किसानों ने भी पलटकर हमला किया। पुलिस वाले और रजाकार भागकर जमींदारों के घरों में जा छिपे। इसके बाद किसानों ने सूर्यपेट और आसपास के कई गांवों पर अधिकार कर लिया। हैदराबाद के साम्यवादी नेताओं और आंध्र महासभा ने इस आंदोलन इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। निजाम ने किसानों का दमन करने के लिए पुलिस और रजाकारों को भेजा, तो किसानों ने लड़ाकू दस्ते गठित कर लिए और अपने अधिकार वाले गांव की शासन व्यवस्था चलाने के लिए ग्राम पंचायतें गठित कर ली। किसानों ने जमींदारों की जमीनों को छीनकर भूमिहीन किसानों तथा खेतिहर मजदूरों में बांट लिया। 1947 ईस्वी में यह सशस्त्र संघर्ष और व्यापक तथा खतरनाक बन गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस सरकार ने किसानों का पक्ष न लेकर निजाम तथा जमींदारों का पक्ष लिया। इसलिए तेलंगाना का किसान आंदोलन साम्यवादियों के नेतृत्व में 1951 ईस्वी तक चलता रहा। पुनपुरा वायलर किसान आंदोलन। केरल के त्रावणकोर में 1946 में पुनप्पा वायलर में किसान आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने भड़काया। इस आंदोलन का नारा था, अमेरिकन मॉडल को अरब सागर में फेंक दो, अमेरिकन मॉडल को अरब सागर में फेंक दो। इस आंदोलन से त्रावणकोर का भारत में विलय हुआ था। वर्ली किसान आंदोलन। बंबई के समीप स्थित वर्ली के किसान मूलतः आदिवासी थे। स्थानीय जमींदारों, साहूकारों, वन विभाग के ठेकेदारों ने इन लोगों का जीना कठिन कर रखा था। वर्ली के किसान साहूकारों के ऋण से दबकर बंधुआ मजदूर बन चुके थे। 1946 ईस्वी में जब किसान सभा ने खेतिहर मजदूरों की हड़ताल करवाई, तो उसमें वर्ली किसान भी सम्मिलित हो गए। उन्होंने साहूकारों को बेगार देने से मना कर दिया तथा मांग की कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, अन्यथा वे खेतों पर काम नहीं करेंगे। उनके पुराने ऋणों को माफ करके उन्हें बंधुआ स्थिति से मुक्त किया जाए। तो ये थे प्रमुख आंदोलन जो 1857 के पश्चात जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों के द्वारा किए गए थे। इसके पश्चात 14 चैप्टर की भारत में वामपंथी आंदोलन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में वामपंथी आंदोलन कौन कौन से हुए थे, इन आंदोलनों के बारे में देखते हैं। 1917 में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप भारत में भी वामपंथी विचारधारा का आविर्भाव हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद, सोवियत रूस से की गई मानवेंद्र राय के द्वारा।
1922 में राय पार्टी का मुख्यालय बर्लिन ले गए, जहां से वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पाक्षिक और अवनी मुखर्जी के सहयोग से इंडियन इन ट्रांजिशन प्रकाशित करने लगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के मार्क्सवादी विश्लेषण का प्रथम प्रयास था। वैनगार्ड में गांधी को बुजुर्ग वर्ग का ताबिज मात्र कहा गया। एम.एन. राय, ए.टी. राय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक तथा आचार्य प्रतिवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। गांधी बनाम लेनिन पत्र 1921 में श्रीपाद अमृत डांगे ने निकाला था। सुभाषिनी गांगुली, प्रथम कम्युनिस्ट भारतीय महिला। भारतीय साम्यवादी दल 1 सितंबर 1924 को उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्ट ग्रुप के नेता सत्य भगत ने कानपुर में इसकी स्थापना की घोषणा की। इस दल का नाम दिसंबर 1924 में बदलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा। इसके उद्देश्य निम्न थे। संपूर्ण स्वराज की प्राप्ति, यही प्रथम पार्टी थी जिसने भारत में अपूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। सामूहिक उत्पादन एवं धन वितरण करने वाले समाज की स्थापना। 1921-22 के दौरान कम्युनिस्ट केंद्रों से निकलने वाली पत्रिकाएं सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे बंबई से 1922 में, नवयुग मुजफ्फर अहमद ने निकाली थी कलकत्ता से, इंकलाब गुलाम हुसैन के द्वारा लाहौर से निकाली गई पत्रिका लेबर किसान गजट एम सिंगारवेलु के द्वारा मद्रास से, वर्तमान कानपुर से, प्रणवील नागपुर से, आत्मशक्ति और धूमकेतु कलकत्ता से। भारत में प्रकाशित प्रथम कम्युनिस्ट पत्रिका वैनगार्ड थी। पेशावर षड्यंत्र केस, मॉस्को विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित 10 भारतीयों को कम्युनिस्ट आंदोलन संगठित करने के लिए विभिन्न रास्तों से भारत भेजा गया। भारत को गुप्तचर विभाग से इस बात की सूचना मिल गई कि सोवियत रूस से भारत में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करने वाले मुहाजिरों पर पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से 1922 और 1927 के बीच 5 अभियोग चलाए गए। हाईकोर्ट के नाम बैरिस्टर अब्दुल कादिर की पैरवी के कारण अभियुक्तों को सजा नहीं मिली थी। मजदूर किसान पार्टी 1922 में मॉस्को व पेट्रोग्राड में हुए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सम्मेलन में एम.एन. राय ने किसान मजदूर पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के गठन पर बल दिया। 1925 में बंगाल में लेबर स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम बदलकर किसान मजदूर पार्टी रखा गया। इसके संस्थापक थे मुजफ्फर अहमद, नजरुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन अहमद, हेमंत कुमार सरकार। अन्य प्रमुख दल कांग्रेस लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना बंबई में 1926 में हुई। किसान मजदूर पार्टी की स्थापना बंबई में 1927 में हुई। कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना पंजाब में 1927 में हुई थी, अब्दुल मजीद और सोहन सिंह जोसा के द्वारा। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना मद्रास में 1923 में की गई। 1928 में उपयुक्त सभी पार्टियों को मिलाकर सामूहिक रूप से किसान मजदूर पार्टी का गठन किया गया। पत्रिकाएं गणवाणी, मेहनतकश, क्रांति, क्रांतिकारी और आंग्ल। उद्घोषणा, हम लोग क्रांतिकारी हैं और क्रांति का झंडा हमारे साथ में है। 21 दिसंबर 1928 को कम्युनिस्टों ने कलकत्ता में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की गई। इसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हो रहा था। मजदूर किसान पार्टी के हजारों मजदूरों इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों में गए और उसके पंडाल पर कब्जा जमा लिया तथा भारत की पूर्ण स्वाधीनता व साम्राज्यवादी गणतंत्र के नारे बुलंद किए गए तथा पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस संगठन के नेतृत्व में 1927 में पहली बार मजदूरों ने 1 मई को मई दिवस या मजदूर दिवस के रूप में मनाया था। 1928 में लोक सुरक्षा अध्यादेश पारित किया गया। आईसीएसएचवी कामत कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का नुकसान किया। मेरठ षड्यंत्र केस, 20 मार्च 1929 तक सरकार ने देश भर से 32 कम्युनिस्टों और मजदूर संघ के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन पर षड्यंत्र का मुकदमा चलाने के लिए मेरठ लाया गया, जिनमें 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले, लेस्टर हचिंसन भी शामिल थे।
फिलिप स्प्रेट 1926 में, ब्रेन ब्रैडले 1927 में तथा एच.एल. हचिसन 1928 में भारत आए थे। इस केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, एम.ए. अंसारी तथा एम.सी. छागला ने पैरवी की थी। विभिन्न क्रांतिकारियों की घोषणा। श्रीपाद अमृत डांगे। कम्युनिस्टों का प्रथम उद्देश्य भारत में साम्राज्यवाद को उखाड़ देना था। मुजफ्फर अहमद। मैं एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट हूँ। हमारी पार्टी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कार्यक्रम, सिद्धांत और नीति को मानती है। जहां तक हालात अनुमति दे उनका भरसक प्रयास करती है। 16 जनवरी 1933 को मुजफ्फर अहमद को काले पानी की सजा दी गई। मोहन सिंह जोशी। हम साम्राज्यवाद के साथ साम्राज्य को भी खत्म करना चाहते हैं। के.एन. जोगलेकर। कम्युनिस्ट होने के नाते मैं मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करता हूँ। एम.एस. मिराजकर। मैं यह बात खुलकर कहता हूँ कि मैं पूंजी की प्रभुता का विनाश करना चाहता हूँ। अब्दुल मजीद। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन भारत में सर्वहारा क्रांति सफल होगी। हम कम्युनिस्ट इस क्रांति को लाने में लगे हैं। नवंबर 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया और कम्युनिस्ट इससे अलग हो गए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट का कार्रवाई मंच के नाम से एक नया कार्यक्रम निर्धारित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन व कम्युनिस्ट पार्टी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के साथ आंदोलन बंद हो गया। कम्युनिस्टों ने इसकी कटु कटु आलोचना की। साम्यवादियों ने गांधी इरविन समझौते को राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात की संज्ञा दी। मजदूर आंदोलन को क्रांतिकारी सिद्धांतों पर आधारित करके सशक्त बनाने हेतु 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC से अलग होकर अपनी रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण किया। 23 जुलाई 1934 को कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह प्रतिबंध 1942 तक लगा रहा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट संयुक्त मोर्चा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट का संयुक्त मोर्चा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में बंबई में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल था। इसकी स्थापना 1934 में कांग्रेस सदस्यों द्वारा की गई। 7 मई 1934 को जेपी नारायण ने पटना में एक बैठक बुलाई जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। नारायण पार्टी के महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र अध्यक्ष बने। 22-23 नवंबर 1934 को बंबई में आयोजित इस सम्मेलन में इन्होंने एक नई अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। यह सम्मेलन संपूर्णानंद की अध्यक्षता में हुआ था। नारायण पार्टी के महासचिव और मसानी संयुक्त सचिव बने। 1936 में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण हुआ। सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, वहीं एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में भू राजस्व तथा लगान में 50% की कमी करना था। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय छात्र संघ की स्थापना भी की गई। इसी वर्ष प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक का भी गठन हुआ था। 1936 ईस्वी में फैजपुर के सम्मेलन में 20,000 किसानों ने भाग लिया और कांग्रेस के तिरंगे झंडे की जगह लाल झंडे को अपना झंडा बनाया। 1937 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन तथा सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। भारतीय बोल्शेविक दल। 1939 में इसकी स्थापना बंगाल में की गई। एम.एन. राय 1940 में अतिवादी लोक दल की स्थापना की। 1940 ईस्वी में सीएसपी की रामगढ़ की बैठक में कम्युनिस्टों को पार्टी से निकालने का निर्णय लिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी व फॉरवर्ड ब्लॉक तीनों वामपंथी पार्टियों किसी भी स्तर पर युद्ध को सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थी, पर कम्युनिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने एक साम्राज्यवादी युद्ध को राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध के रूप में परिणत करने पर जोर दिया था।
22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। फलतः सोवियत संघ के युद्ध में शामिल होने के कारण कम्युनिस्टों ने युद्ध के प्रति अपना रुख बदल लिया और 5 दिसंबर 1941 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पोलित ब्यूरो ने बिना शर्त युद्ध के समर्थन की घोषणा की और इसे लोक युद्ध की संज्ञा दी। उनके इस रवैये से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने 23 जुलाई 1942 को इस पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए जाने के कारण कांग्रेस नेता कम्युनिस्ट सदस्यों से नाराज थे और यह संबंध द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। अतः जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर उन सभी कम्युनिस्टों को उनके पदों से हटा दिया जो चुनाव द्वारा कांग्रेस से संबंध पदों पर निर्वाचित हुए थे। पीपुल्स वार कम्युनिस्ट पार्टी ने युद्ध के समय अपने विचारों का प्रचार करने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया। 1945 ईस्वी में कम्युनिस्टी नेता मुजफ्फर अहमद को किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडिया पीपुल थिएटर एसोसिएशन को भी संगठित किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन को भी संगठित किया था। कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। भारतीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी थी तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से उसका कोई संबंध नहीं थी। पुनप्रा वायलर किसानों तथा मजदूरों का मिलाजुला संघर्ष, यह 1946 में सामंती शोषण तथा उत्पीड़न के विरोध में किया गया था। 1946 के चुनाव में कुल 1585 में से कम्युनिस्टों ने मात्र 108 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से मात्र 8 स्थानों पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि यह चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुए थे, जिसमें देश की मात्र 14% जनसंख्या को ही संपत्ति, आय और शिक्षा के आधार पर यह अधिकार दिया गया था। जाहिर है कि संपत्तिधारी वर्ग निजी संपत्ति के विरोधी कम्युनिस्टों को पसंद नहीं कर सकता था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका प्रथम सम्मेलन पटना में हुआ था। 22 फरवरी 1946 को बंबई की ट्रेड यूनियनों तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने नाविकों की हड़ताल का समर्थन किया। अरुणा आसफ अली ने चिंतित होकर नेहरू को लिखा था कि जल्दी बंबई आओ, वरना स्थिति नियंत्रण से बाहर निकलकर अवांछनीय व्यक्तियों के हाथों में चली जाएगी। अरुणा आसफ अली ने चिंतित होकर नेहरू को लिखा था कि जल्दी बंबई आओ, वरना स्थिति नियंत्रण से बाहर निकलकर अवांछनीय व्यक्तियों के हाथों में चली जाएगी। प्रिंट्स यूनियन 1905 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। एनएम जोशी ट्रेड यूनियन फेडरेशन के संस्थापक थे। शशिपाद बनर्जी भारत में श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका का उद्देश्य मजदूरों को शिक्षित करना था। घेंगड़ी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रेड यूनियन के मंच से वर्ग संघर्ष की शुरुआत की थी। लालाजी ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा संतान कहा था। 1946 में नौसेना विद्रोह का साम्यवादियों ने समर्थन किया था। तो ये थे प्रमुख भारत में वामपंथी आंदोलन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इसके जो आंदोलन थे। इसके पश्चात जो अगला चैप्टर है यह कारखाना अधिनियम से संबंधित है। 15 चैप्टर कारखाना अधिनियम, कौन कौन से कारखाना अधिनियम बने थे, किस वायसराय या गवर्नर जनरल के काल में बने थे और उनमें क्या उल्लेख किया गया था, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम। 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर निषेध, 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे से 9 घंटे से अधिक कार्य किए जाने पर प्रतिबंध, बच्चों को महीने में 4 अवकाश अनिवार्य, खतरनाक मशीनों की तारबंदी की जाए। इसके पश्चात दूसरा कारखाना अधिनियम आया था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश, 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध, स्त्रियों के लिए रात्रिकालीन कार्य पर प्रतिबंध एवं उनके लिए अधिकतम कार्यावधि 11 घंटे, 9 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए 7 घंटे प्रतिदिन तय किया गया। इसके पश्चात अगला कारखाना अधिनियम आया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लेके आए
पुरुषों के लिए 12 घंटे की कार्य अवधि तथा आधे घंटे का दिन के बीच में अवकाश व अल्पायु बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक लगाई गई। 1922 ईस्वी का कारखाना अधिनियम लोड रेडिंग के समय 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। सबसे पहले जो 7 वर्ष से 12 वर्ष के आयु के बच्चे थे उन पर 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं किए जाने पर प्रतिबंध लगाया था। 1891 में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध लगाया था और इसके पश्चात जो 1922 का अधिनियम आया इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 12 से 15 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए कार्य अवधि अधिकतम 7 घंटे प्रतिदिन, बड़ों के लिए कार्यकाल अधिकतम 11 घंटे प्रतिदिन 60 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया। एक ओवरटाइम अतिरिक्त कार्य के लिए वेतन अदायगी के नियम बनाए गए। 1934 ईस्वी का कारखाना अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा लेके मौसमी कारखानों तथा सदैव स्थिर कारखानों में अंतर स्थापित किया। अल्पायु बच्चों की कार्यावधि 5 घंटा तय की गई। श्रमिकों को चिकित्सा तथा आराम की व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया। 1937 ईस्वी का कारखाना अधिनियम 1937 ईस्वी का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लिथगो के द्वारा लेके आई। मौसमी व गैर मौसमी कारखानों में अंतर। बच्चों के लिए कार्यावधि 5 घंटे प्रतिदिन निश्चित। श्रमिकों के लिए चिकित्सा आराम व मनोरंजन का प्रावधान किया गया। 1944 ईस्वी का कारखाना अधिनियम 1944 ईस्वी का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल के द्वारा नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे निश्चित की गई। श्रमिकों की अवधि जो पहले 12 घंटे फिर 11 घंटे की गई, जिसे अब 9 घंटे जो निश्चित कर दिया गया। मौसमी कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 10 घंटे निर्धारित की। कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था की गई। 1948 का कारखाना अधिनियम स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम था। रेलवे के विकास के लिए बनी समितियां 1902 में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग बना। 1907 में मैकी की अध्यक्षता में दूसरा रेलवे बोर्ड बना जिसमें रेलवे बोर्ड को स्वायत्त बनाने का सुझाव दिया गया। 1925 में सर डिकिंसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना हुई। इसकी सिफारिशों से कर सलाहकार समिति की स्थापना की गई। 1932 ईस्वी में लॉर्ड पोप के अधीन एक रेलवे समिति का गठन हुआ। 1935 में वेजवुड आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। भारतीय उद्योगपति एवं राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय उद्योगपति एवं राष्ट्रीय आंदोलन FICCI की स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिड़ला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के प्रयासों से हुई। बॉम्बे प्लान भारत के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा 1944-45 ईस्वी में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बनाई गई योजना थी, जिस पर निम्नलिखित 8 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किए थे। घनश्याम दास बिड़ला, JRD टाटा, अर्देश्वर दलाल, कस्तूरभाई लाल भाई, श्रीराम बीडी सराफ, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जॉन मथाई। ये जो 8 उद्योगपति थे इनके इस पर हस्ताक्षर किए गए थे बॉम्बे प्लान पर, जो 1944-45 में भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बनाई गई एक योजना थी। तो ये थे प्रमुख कारखाना अधिनियम। इसके पश्चात 16वां चैप्टर है सहकारिता। सहकारिता, कृषि, श्रम, वित्त एवं अर्थव्यवस्था संबंधी आयोग। सहकारिता, कृषि, श्रम, वित्त और अर्थव्यवस्था संबंधित कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया था, उन आयोगों के बारे में जो इसे 16वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर है अमानी समिति। अमानी समिति जिसका गठन 1778 ईस्वी में किया गया। इस समिति ने भू राजस्व तथा अकाल के बारे में सिफारिशें की। उस समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। डेविस आयोग, इसका गठन 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। यह आयोग कृषि विभाग से संबंधित था। रेलवे आयोग 1895, 24 मई 1895 को भारतीय व्यय की जांच के लिए रॉयल कमीशन के रूप में लॉर्ड वेलवी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जो वेलवी आयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आयोग में 14 सदस्य थे, जिसमें एकमात्र भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। धन संपत्ति के दोहन के मामले में इस संपत्ति ने दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया।
निकोलसन समिति 1892 ईस्वी सहकारी संस्थाओं के मुद्दों पर गठित यह समिति लॉर्ड लैंसडाउन गवर्नर केक द्वारा गठित की गई थी। मॉनक्रिफ आयोग 1901 ईस्वी सिंचाई के विकास के बारे में सुझाव लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल रहे। इस आयोग ने 1903 में रिपोर्ट दी। कर्जन के द्वारा इस आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में नहरों में सुधार किया गया। हॉलैंड समिति उद्योग आयोग 1916 ईस्वी का, इस समिति ने उद्योगों के बारे में सिफारिश की थी। इसने 1918 में रिपोर्ट पेश की। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसमें गवर्नर जनरल रहे थे। मोस्टन आयोग संघीय बनावट समिति केंद्र व प्रांतों के बीच राजस्व विभाजन पर सिफारिशें देने के लिए, जिसमें यथासंभव राजस्व के विभक्त पदों को त्यागने पर बल दिया गया। इसका गठन 1918 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था। यह मुख्य रूप से वित्त के विकेंद्रीकरण से संबंधित था। अफीम आयोग 1893 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन ने इसका गठन किया। इसका कार्य स्वास्थ्य पर अफीम के बुरे प्रभावों की जांच करना था। वुडहेड आयोग 1943 में लॉर्ड वेवेल के समय यह एक अकाल आयोग था। पील आयोग संघीय बनावट समिति केंद्र व प्रांतों में राजस्व विभाजन पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। लेटन समिति इंडियन वित्त समिति केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में राजस्व विभाजन पर विचार करने के लिए गठित की गई। ओटो निमेर समिति 1936 ईस्वी केंद्र व राज्य में वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए गठित की गई। मैकलागन समिति 1915 ईस्वी सहकारी संस्थाओं पर रिपोर्ट देने के लिए लॉर्ड हॉर्डिंग ने गठित की थी। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति 1928 ईस्वी भूमिकर में हुई वृद्धि को बारदोली आंदोलन के बाद कम कर 6.03% तक घटाने की सिफारिश की। लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल रहे। फॉसेट समिति चुंगी टैरिफ तथा वेतन के बारे में गठित की गई। फ्लाउड आयोग या लगान आयोग 1938 से 1940 ईस्वी फसल का 2/3 हिस्सा बटाईदारों किसानों को देने की सिफारिश की। ये सिफारिशें ही बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत बनी थी। 1938 में बंगाल भू राजस्व आयोग फ्लाउड कमीशन का गठन किया गया, जिसने मार्च 1940 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एचिसन आयोग लॉर्ड डफरिन के समय 1886 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा से संबंधित गठित किया गया था। एस्लिंगटन आयोग इस आयोग का गठन गवर्नर जनरल वायसराय हॉर्डिंग द्वितीय ने गठित किया था। इसकी सिफारिश पर ही सर्वप्रथम 1922 में लंदन और इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ली आयोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की सिफारिश पर ली आयोग का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एंड्रयू फ्रेजर आयोग जुलाई 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इसमें 2 भारतीय सदस्य दरभंगा के महाराजा और श्रीनिवास राघव अयंगर थे। 1903 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके विषय में कर्जन ने कहा था कि इससे अधिक स्पष्ट और लाभदायक रिपोर्ट भारत सरकार के सम्मुख कभी प्रस्तुत नहीं की गई। इनाम आयोग का गठन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 में भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए किया गया था। स्किन आयोग इस समिति का गठन 1925 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रेडिंग के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के भारतीयकरण करने का सुझाव देना था। इस समिति को द इंडियन सैंडहर्स्ट भी कहते हैं। पील आयोग 1857 की क्रांति के पश्चात पील आयोग का गठन किया गया, जिसका संबंध भारतीय सेना से था। बटलर आयोग इस समिति का गठन 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय किया गया। इस समिति ने देशी राज्यों व ब्रिटिश प्रमुसत्ता के बीच संबंधों को परिभाषित किया था। हर्सल समिति इस समिति का गठन 1893 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा टकसाल संबंधी सुझाव को देने के लिए किया गया था। मैसफील्ड आयोग का गठन 1866 ईस्वी में
लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा मुद्रा समस्या पर विचार करने के लिए किया गया था। लिब्से आयोग। इस आयोग का गठन 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए गठित किया गया। सर हेनरी वेमिंगटन समिति। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा 1919-20 ईस्वी में गठित इस समिति ने राजस्व आयोग के गठन की सिफारिशें की। राजस्व समिति का अध्यक्ष एम रहीमतुल्ला था। इसके अलावा एक और अन्य समिति मूडी मैन समिति। इस समिति का गठन 1924 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसके पश्चात कैंपबेल समिति। इस समिति का गठन 1866 ईस्वी में उड़ीसा में पड़े भयंकर अकाल की जांच हेतु तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस के द्वारा गठित किया गया। व्हिटले आयोग। इस आयोग का गठन 1929 में लॉर्ड इरविन के समय भारतीय श्रमिकों की स्थिति जानने के लिए किया गया था। तो ये थे प्रमुख आयोग, प्रमुख समितियां। आज की क्लास में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। चारों छोटे छोटे चैप्टर थे। अब कल की क्लास से हम अ, पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कल का 17वां नंबर चैप्टर रहेगा, जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को 2 या 3 पार्टों में हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम कल राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।